Hello guys, welcome all in today's session of Current Affair by ONIS Academy. In today's session, we will be going to deal with international relation from यूपीएससी एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव. ठीक है. तो देखिए लास्ट क्लास में भी हम लोगों ने इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में बात की थी. अब ये सेशन में भी हम लोग जो बचे हुए इंटरनेशनल रिलेशन के टॉपिक है वो कवर करने की कोशिश करेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्ट विद टुडेज सेशन. द फर्स्ट टॉपिक विच वी आर गोइंग टू डील इज फर्स्ट इज अब्राहम एक्कॉर्ड. ठीक है. अब ये अब्राहम एक्कॉर्ड बेसिकली क्या है? तो अब्राहम एक्कॉर्ड इज बेसिकली एज अ इट इज रिलेटेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ फॉर्मल रिलेशन. अब ये फॉर्मल रिलेशन मतलब कौन से रिलेशन बेटा? फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशन. फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशन बिटवीन यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड इजराइल. ठीक है. तो अब्राहम एक्कॉर्ड इज रिलेटेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशन बिटवीन यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड इजराइल. अब ये जो स्पेसिफिकली इनका एग्रीमेंट है इट इज ब्रोकर्ड बाय, मतलब इट इज यूएस ब्रोकर्ड एग्रीमेंट. मतलब जो मध्यस्थी जिसको कहते हैं या फिर इंटरमीडियरी जिसको कैसे कहते हैं वो कौन था? यूएसए वाज द इंटरमीडियरी इन बिटवीन द यूएई एंड इजराइल. तो यूएई इज फर्स्ट गल्फ कंट्री टू एस्टैब्लिश डिप्लोमेटिक एंड इकोनॉमिक रिलेशन विद इजराइल. ठीक है. यूएई क्या है बेटा? यूएई फर्स्ट गल्फ कंट्री है टू एस्टैब्लिश डिप्लोमेटिक एंड इकोनॉमिक रिलेशन विद इजराइल. लास्ट, यूएई बिकम्स थर्ड अरब नेशन टू रिकॉग्नाइज इजराइल आफ्टर इजिप्ट एंड जॉर्डन. ये भी आपको प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है. अब देखिए यूएई ये फर्स्ट गल्फ कंट्री है, तो बेसिकली हमको ये पता होना चाहिए कि बेसिकली गल्फ कंट्री मतलब कौन से कंट्रीज को गल्फ कंट्री कहते हैं. तो यहाँ पे देखिए ये जो डायग्राम मैंने यहाँ पे अपलोड किया है ये बेसिकली ऑफ द गल्फ कंट्रीज. तो जो पर्शियन गल्फ के अराउंड जो कंट्रीज रहते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको गल्फ कंट्रीज कहते हैं. टोटल 7 कंट्रीज आर देयर. फर्स्ट इज इराक, सऊदी अरेबिया, कुवैत, बहरीन, कतार, यूएई एंड ओमान. सो दीज 7 कंट्रीज फॉर्म्स द पार्ट ऑफ है ना गल्फ कंट्रीज. ठीक है. तो ये गल्फ कंट्रीज में का जो पहला नेशन है जिसने डिप्लोमेटिक रिलेशन एस्टेब्लिश किए वो कौन है बेटा? यूएई है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स. ठीक है. और इनके बीच में इंटरमीडियरी कौन था? यूएसए वाज द इंटरमीडियरी इन बिटवीन देम. तो ये जो अकॉर्ड साइन किया गया इसको बोला जाता है अब्राहम अकॉर्ड. इसको इस अकॉर्ड को क्या बोला जाता है? अब्राहम अकॉर्ड इसको बोला जाता है. तो ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. इसके बाद में एक बैल्फोर डिक्लेरेशन करके है, ये भी आपको प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है. तो ये बैल्फोर डिक्लेरेशन 1917 में साइन किया गया था. अब ब्रिटेन प्लेज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ पैलेस्टाइन एज ए नेशनल होम फॉर जूस. ब्रिटेन ने क्या क्या प्लेज किया था? ब्रिटेन ने प्लेज किया था कि जो पैलेस्टीन का रीजन है वो नेशनल होम फॉर जूस हम लोग बनाएंगे. ठीक है. तो यहाँ पे देखिए ये जो नीचे मैंने फिगर अपलोड मैप अपलोड किया है बेसिकली दिस मैप इज ऑफ इजराइल, करंट स्टेट ऑफ इजराइल एंड पैलेस्टीन. तो वेस्ट बैंक ये जो रीजन है वेस्ट बैंक एंड गाजा दिस टू थिंग्स फॉर्म्स द पैलेस्टीन एंड बाकी का जो बचा हुआ रीजन है वो इजराइल है. ठीक है. अब गाजा को ही हम लोग क्या कहते हैं? गाजा को ही वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ओपन एयर प्रिजन कहा जाता है. गाजा को क्या जाता है क्या कहा जाता है? वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ओपन एयर प्रिजन. ओपन एयर प्रिजन. ठीक है. वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ओपन एयर प्रिजन गाजा को कहा जाता है. ठीक है. तो ये वेस्ट बैंक एंड गाजा दिस टू लोकेशंस फॉर्म द पार्ट ऑफ एन पैलेस्टीन स्टेट और बाकी का जो बचा हुआ है दैट इज इजराइल. ठीक है. नेक्स्ट इज अ सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव. ठीक है. अब ये सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव किस रिगार्डिंग है? आपको सबको पता है कि कोविड-19 की सिचुएशन के कारण जो चाइनीज मैन्युफैक्चरिंग फर्म था वो बंद हो गया था. ठीक है. मतलब इनिशियली कोविड का जो सिचुएशन है जो सिनेरियो है वो चाइना से शुरुआत हुआ था. तो वहां पे जो मेजोरिटीली मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स थे उनका जो सप्लाई था वो बंद हो गया था. तो ये ऐसा सिचुएशन ना हो इसीलिए ये सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव इज प्रपोज्ड बाय जापान. मतलब क्या? ये एक ही कंट्री पे हमारा डिपेंडेंस नहीं होना चाहिए, जो सप्लाई चेन है वो डाइवर्सिफाइड होना चाहिए, इसका पर्पस है. तो ये प्रपोज जापान ने किया था. अभी फिलहाल इसमें टोटल 3 कंट्रीज आर इन्वॉल्व. फर्स्ट इज इंडिया, सेकंड इज ऑस्ट्रेलिया एंड थर्ड इज जापान. नेक्स्ट पॉइंट, इट इन्वॉल्व्स फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, प्रोसेसेस एंड रिसोर्सेज अक्रॉस द ग्लोब. ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव. नेक्स्ट इज इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन. इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन या फिर आईओआरए इट इज द ग्रुपिंग ऑफ द इंडियन ओशन रीजन. ठीक है. इंडियन ओशन रीजन में जो भी कंट्रीज इंडियन ओशन को इंडियन ओशन के बॉर्डर को लग के है दोस कंट्रीज फॉर्म अ पार्ट ऑफ दिस इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन. इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था बेटा? 1997 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था. इट इज कंसेंसस बेस्ड इवोल्यूशनरी एंड नॉन इंट्रूसिव अप्रोच. ठीक है. इसका क्या ये जो इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन है कैसे काम करता है? कंसेंसस बेस्ड काम करता है, इवोल्यूशनरी अप्रोच एंड नॉन इंट्रूसिव अप्रोच. मतलब कोई भी मेंबर दूसरे मेंबर कंट्री के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं कर सकता. कुल मिला के अगर देखा जाए तो ये इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के 23 मेंबर स्टेट्स आर देयर.
और कौन से कंट्रीज, मेजोरिटीली कंट्रीज बॉर्डरिंग इंडियन ओशन रीजन, ठीक है, जो कंट्रीज इंडियन ओशन रीजन को बॉर्डर की जिनकी लग के है वही कंट्रीज इस इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन का पार्ट है। तो टोटल कुल मिला के कितने कंट्रीज है बेटा, 23 कंट्रीज। इसका सेक्रेटरीट कहाँ पे लोकेटेड है, साइबर सिटी इबिन में, जो मॉरिशस में आता है, तो इतना ध्यान में रखिएगा। अब IORA हैज 23 मेंबर स्टेट्स इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, कोमोरास, इंडिया, इंडोनेशिया, ईरान, केनिया, मेडागास्कर, मलेशिया, मालदीव्स, मॉरिशस, मोजाम्बिक, ओमान, सेशल्स, सिंगापुर, सोमालिया, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, तांजानिया, थाईलैंड, यूएई, फ्रांस एंड येमेन। इट इज, अगर आपको ये ध्यान में रखना है तो इट इज बेटर कि आप क्या कर सकते हैं, आप मैप पर से एक बार देख सकते हैं कि ये कंट्रीज कहाँ कहाँ पे आते हैं। उसके बाद में जो नेक्स्ट ग्रुपिंग इज इंडियन ओशन कमीशन, ठीक है, क्या नाम है, इंडियन ओशन कमीशन। अब देखिए जो मैप मैंने यहाँ पे लगाया है वही मैप से आपको समझ में आएगा कि कितने मेंबर्स है। फर्स्ट इज सेशल्स, नेक्स्ट इज यूनियन ऑफ कॉमोरस, थर्ड इज मॉरिशस, फोर्थ इज ला यूनियन एंड फिफ्थ इज मेडागास्कर। मतलब क्या, इंडियन ओशन कमीशन ये बेसिकली जो अफ्रीकन अफ्रीकन इंडियन ओशन नेशन है उनका ग्रुपिंग है। यहाँ पे वही बोला गया है, द इंडियन ओशन कमीशन इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन दैट लिंक्स अफ्रीकन इंडियन ओशन नेशंस, दैट लिंक्स अफ्रीकन इंडियन ओशन नेशंस। कौन से नेशंस है बेटा, कोमोरास, मेडागास्कर, मॉरिशस, रियूनियन एंड सेशल्स। और इसका एस्टेब्लिशमेंट को हुआ था, इट वाज फाउंडेड इन 1982 पोर्ट लुइस, मॉरिशस, ठीक है। नेक्स्ट इज बिम्स्टेक। बट बिम्स्टेक का जो ओरिजिन है वो कहां से हुआ था, बैंकॉक डिक्लेरेशन से हुआ था 1997 में। तो ये ध्यान में रखना, बिम्स्टेक का ओरिजिन कहां से हुआ था, बैंकॉक डिक्लेरेशन 1997। द बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या है, द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन इज अ रीजनल मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन। कैसे ऑर्गेनाइजेशन है, रीजनल मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन है। इसके 4 फाउंडिंग मेंबर्स थे, पहला था बांग्लादेश, सेकंड था इंडिया, थर्ड था श्रीलंका एंड फोर्थ था थाईलैंड। इसका भी सेक्रेटरीट कहाँ पे लोकेटेड है, ढाका, बांग्लादेश में इसका सेक्रेटरीट लोकेटेड है। अभी अगर बात करें तो कुल मिला के इसके 7 मेंबर्स है, उसमें के 5 मेंबर साउथ एशिया से आते हैं और 2 मेंबर साउथ ईस्ट एशिया से आते हैं। तो 4 मेंबर जो 5 मेंबर जो साउथ एशिया से आते हैं वो कौन से हैं, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल एंड श्रीलंका और म्यांमार एंड थाईलैंड। तो आप इजीली ध्यान में भी रख सकते हैं या फिर आप मैप पर से भी लोकेट कर सकते हैं। सो देखिए अब मैप है, यहाँ से आपको दिखेगा इंडिया इज अ मेंबर, नेपाल इज अ मेंबर, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड एंड श्रीलंका। सो दिस 7 कंट्रीज फॉर्म पार्ट ऑफ अ बीमस्टेक ग्रुपिंग, ठीक है। उसके बाद भी द नेक्स्ट न्यूज इज ओसाका डिक्लेरेशन। अब रिसेंटली 2019 का जो G20 समिट हुआ था, वो G20 समिट जापान में हुआ था, ओसाका नाम की सिटी में, ठीक है। सो ये यहाँ पे एक डिक्लेरेशन साइन किया गया जिसका नाम रखा ओसाका डिक्लेरेशन। दिस ओसाका डिक्लेरेशन इज बेस्ड ऑन डिजिटल इकोनॉमी, ठीक है। अब ये कौन सा डिक्लेरेशन था, इसका नाम था डेटा फ्री फ्लो विद ट्रस्ट। डेटा फ्री फ्लो विद ट्रस्ट मतलब क्या, कि जो भी डेटा है वो क्या होना चाहिए, विदाउट एनी बॉर्डर एक कंट्री से दूसरे कंट्री में ट्रांसफर होना चाहिए। बट इंडिया ने इसको अपोज किया है, ठीक है। इंडिया का ऐसा कहना है कि अगर अगर हमारा डेटा अगर दूसरे कंट्री में जाने लगा तो हमारा डेटा क्या किया जा सकता है, उसको चुरा लिया जा सकता है, ठीक है। सो बेसिकली ये डेटा थेफ्ट ना हो, इसीलिए इंडिया ने डेटा फ्री फ्लो विद ट्रस्ट को क्या उसको इसको परमिशन नहीं दिया है। So Osaka track is inspired on the ideas of DFFT. Osaka track is inspired on the idea of DFFT, data free flow with trust. नेक्स्ट न्यूज इज इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग, रिसेंटली अभी हुआ था। अब इसके रिगार्डिंग हमको क्या ध्यान में रखना है कि सेंट्रल एशियन कंट्रीज कौन से, देखिए बहुत बार ये कंफ्यूजन होता है, ठीक है, क्योंकि इनके नाम ऑलमोस्ट सिमिलर रहते हैं, तो हमको समझता नहीं कि भाई हाउ मेनी कंट्रीज आर बेसिकली इन सेंट्रल एशिया। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो 5 कंट्रीज फॉर्म पार्ट ऑफ एन सेंट्रल एशिया। कौन से 5 कंट्रीज, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजिकिस्तान, किर्गिस्तान एंड तुर्कमेनिस्तान, ठीक है। देखिए मैप पर से आप इनको लोकेट कर सकते हैं। अगर इसको याद रखना है तो KKTTU, दिस इज न्यूमोनिक्स, K stands for Kazakhstan, Kyrgyzstan, T stands for Tajikistan, Turkmenistan, and U stands for Uzbekistan. So KKTTU, these 5 countries form part of a Central Asia grouping. इसको मैप पर से प्रॉपर देखना, इसके लेफ्ट में क्या आता है, राइट नॉर्थ में क्या आता है, साउथ में क्या आता है, इस पे भी ऑलरेडी सवाल आ चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज एन इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। नेक्स्ट इज एन इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। सो बेसिकली देखा जाए तो इंडिया को सेंट्रल एशिया के साथ में जो कनेक्टिविटी होना है उसके लिए इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इट इज 7,200 किलोमीटर लॉन्ग मल्टी मॉडल नेटवर्क ऑफ शिप, रेल एंड रोड रूट फॉर मूविंग फ्रेट, ठीक है। फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन के लिए ये इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कौन से कंट्रीज इंवॉल्व है, इंडिया,
ईरान, अफगानिस्तान, अजरबैजान, रशिया, सेंट्रल एशिया एंड यूरोप। बेसिकली अगर देखा जाए तो इंडिया के लिए इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसके कारण हमको अफगानिस्तान को भी कनेक्टिविटी मिल सकती है, सेंट्रल एशिया में भी कनेक्टिविटी मिल सकती है, और वही हम लोग यूरोप में भी हमारे प्रोडक्ट्स, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स हम लोग वहां पे भी बेच सकते हैं। मतलब बेसिकली ये इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का पर्पस क्या है? टू गेन द लार्जर मार्केट, ठीक है, बड़ा मार्केट मिलने के लिए, जो अभी तक अनटैप्ड मार्केट है इंडिया के लिए, जैसा सेंट्रल एशिया या फिर यूरोप, वो अगर हमको एक्सेस करना है तो ये इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर इज एन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव। ठीक है, देखिए इंडिया से लेके मुंबई से शुरुआत करते हैं, ठीक है, ईरान में, फिर ईरान से थोड़ा अफगानिस्तान में जाएंगे, फिर ईरान, फिर यहाँ से जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज है वहां पे आएंगे, फिर यूरोप में जाएंगे। मतलब इस प्रकार हम लोग क्या कर सकते हैं, जो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट है उनको बेच सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट ड्रग्स कार्टेल। ठीक है, मतलब जो ड्रग्स प्रोड्यूसिंग हब है। अब ओवरऑल अगर एशिया की बात करते हैं तो गोल्डन क्रेसेंट एंड गोल्डन ट्रायंगल्स, दीज आर द टू रीजन्स विच आर हॉटस्पॉट ऑफ ड्रग्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे गोल्डन क्रेसेंट मतलब क्या? गोल्डन क्रेसेंट इंडिया के वेस्ट साइड में आता है, इसमें ईरान, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, दो थ्री कंट्रीज फॉर्म पार्ट ऑफ है गोल्डन क्रेसेंट। यहाँ पे ओपीएम एंड हीरोइन का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है, और यही यही जो हीरोइन और ओपीएम का प्रोडक्शन होता है वो जो इंडिया के बॉर्डर स्टेट से वहां पे फिर ट्रांसपोर्ट किया जाता है। और इंडिया के साउथ ईस्ट साइड पे गोल्डन ट्रायंगल बनता है तीन कंट्रीज का, लाओस का, थाईलैंड का और म्यांमार का। कौन सा? लाओस का, थाईलैंड का और म्यांमार का, इन तीन कंट्रीज का गोल्डन ट्रायंगल बनता है। यहाँ पे भी ओपीएम और हीरोइन का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, अब गोल्डन ट्रायंगल क्या है? इट रिप्रेजेंट द रीजन कोइंसाइडिंग विद द रूरल माउंटेन्स ऑफ म्यांमार, लाओस एंड थाईलैंड। नेक्स्ट, it is Southeast Asia's main opium producing region and one of the oldest narcotic supply routes to Europe and North America. उसके बाद में गोल्डन क्रेसेंट क्या है? This region of South Asia is the principal global site for opium production and distribution. यहाँ पे कौन कौन आता है? अफगानिस्तान, ईरान एंड पाकिस्तान। सो बेसिकली आपने अगर उड़ता पंजाब ये मूवी देखा होगा तो ये उड़ता पंजाब मूवी में आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे पाकिस्तान से इंडिया का जो पंजाब रीजन है वहां पे ड्रग सप्लाई किए जाते हैं। उसके बाद में जो इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट है दैट इज अशकाबाद एग्रीमेंट। ठीक है, अब ये अशकाबाद एग्रीमेंट इज ऑल्सो है ना ट्रांसपोर्ट एंड ट्रांजिट कॉरिडोर। ठीक है, मतलब ट्रांसपोर्ट और ट्रांजिट कॉरिडोर बनाने के लिए अशकाबाद एग्रीमेंट का बहुत बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। इंडिया ज्वाइन दिस अशकाबाद एग्रीमेंट इन 2018। 2018 में हमने क्या ज्वाइन किया? अशकाबाद एग्रीमेंट साइन किया। उसके बाद में द एम ऑफ एग्रीमेंट इज टू एस्टैब्लिश एन इंटरनेशनल मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट एंड ट्रांजिट कॉरिडोर बिटवीन सेंट्रल एशिया एंड पर्शियन गल्फ। ठीक है, सेंट्रल एशिया एंड पर्शियन गल्फ के बीच में एक ट्रांसपोर्ट एंड ट्रांजिट कॉरिडोर बनाया जाए, इसलिए अशकाबाद एग्रीमेंट साइन किया गया। एंड इंडिया ने इसको कब ज्वाइन किया? 2018 में ज्वाइन किया। द एग्रीमेंट वाज फर्स्ट साइन बाय उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, ओमान, कतार ऑन 25 अप्रैल 2011। अभी अशकाबाद क्या है? अशकाबाद इज द कैपिटल सिटी एंड द लार्जेस्ट सिटी ऑफ तुर्कमेनिस्तान। ये ध्यान में रखिएगा, अशकाबाद इज द लार्जेस्ट सिटी एंड द कैपिटल सिटी ऑफ तुर्कमेनिस्तान। ये आपको पूछा जा सकता है। और ये जो अशकाबाद एग्रीमेंट है इसके फाउंडिंग मेंबर कौन कौन थे? उज्बेकिस्तान था फर्स्ट, सेकंड इज तुर्कमेनिस्तान, थर्ड इज ईरान, फोर्थ इज ओमान एंड फिफ्थ इज कतार। बट कतार अभी मेंबर नहीं है, वही हम लोग आगे देखेंगे। कतार सब्सिक्वेंटली विड्रू फ्रॉम द एग्रीमेंट इन 2013 और कजाकिस्तान एंड पाकिस्तान ज्वाइन द ग्रुपिंग इन 2016। द अशकाबाद एग्रीमेंट केम इनटू फोर्स इन अप्रैल 2016। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? Its objective is to enhance connectivity within the Eurasian region and synchronize it with other regional transport corridor such as International North-South Transport Corridor. ठीक है, देखिए दिस इज द बेसिकली द फिगर ऑफ अशकाबाद एग्रीमेंट, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर और रेल रोड रूट और ओशन कनेक्टिविटी जो भी बनेगी उस इस प्रकार से इंडिया को हम लोग सेंट्रल एशिया के साथ में, फिर उसको ही यूरोप के साथ में और पर्शियन गल्फ के साथ में भी क्या करने वाले हैं? जोड़ने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ दिस नॉर्थ इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर एंड अशकाबाद एग्रीमेंट। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन गाइस। ठीक है, डोंट फॉरगेट टू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक आवर चैनल। अगर आपको कुछ भी चेंजेस लगते हैं वीडियोस में करने हैं तो वैसे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू गाइस।